नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि वो सिर्फ एक राजनेता, एक पार्टी के प्रमुख नेता नहीं हैं। वो देश के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक समाज सुधारक भी हैं। उनके अंदर ये जो समाज सुधारक का तत्व है, ये बहुत ही प्रभावी है। ये हमेशा समाज को सुधारने की दिशा में, सामाजिक सुधार की दिशा में कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। वो कुछ ऐसे कदम उठाते रहते हैं जिनका दूरगामी असर हो। केवल अगले चुनाव, उनका लक्ष्य जो है 2000, कुछ लोगों को लगता होगा 2024 लोकसभा का चुनाव है या 2029 का चुनाव है या बीच में पड़ने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। ये उनका लक्ष्य या उनकी मंजिल नहीं है। ये उनके लक्ष्य या मंजिल के रास्ते के पड़ाव हैं, और पड़ाव जो है वो मंजिल से ज़्यादा, लक्ष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं, बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पड़ाव हैं। चुनाव हार गए, जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन वो करना चाहते हैं, स्थायी रूप से देश में बदलाव जो करना चाहते हैं, वो हर समय देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते रहते हैं कि भावी पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर बनाया जाए। अब आप देखिए, समाज सुधार की दिशा में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हालांकि उसको राजनीति से और चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है तो उसका महत्व कम हो जाता है, तो वो उतना प्रभावी दिखाई नहीं देता। लगता है कि चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, रणनीतियाँ हैं, और उन चुनाव जीतने के बाद उससे कोई मतलब रहेगा नहीं। लेकिन वो जो कदम उठाते हैं वो ऐसे होते नहीं हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो पुरानी वर्ण व्यवस्था है, सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था, उसको तोड़े बिना एक नई वर्ण व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। और ये जब नया निर्माण होता है तो वो एक दिन में नहीं होता, उसमें समय लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये जो उन्होंने कहा 4 नई जातियां बताई, दरअसल मैं मानता हूं कि 4 नए वर्ण हैं: गरीबी, महिला, युवा और किसान। अब आप कहेंगे कि वर्ण कह रहे हैं तो इनमें और पुरानी वर्ण व्यवस्था में क्या बुनियादी अंतर है? क्या पुरानी वर्ण व्यवस्था की खामी है जिसको ये नई वर्ण व्यवस्था जो है ठीक कर देगी? पुरानी वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी जो है वो है अलग अलग वर्णों में श्रेष्ठता का भाव, अलग अलग वर्णों में भी और एक वर्ण के अंदर भी, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन सब में, उनके अंदर भी श्रेष्ठता का भाव है कि हम अपने दूसरे साथी से, सहयोगी से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। एक बात तो ये है। दूसरी, आपसी गतिशीलता नहीं है, मोबिलिटी नहीं है कि इस वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सके। जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तब बात दूसरी थी। आज जो है वो स्थायी रूप ले चुकी है, ठोस शक्ल अख्तियार कर चुकी है, वो जाति में बदल गई है, इसलिए मोबिलिटी ख़त्म हो गई है। अगर वो वर्ण ही बना रहता, वर्ग ही बना रहता, तो उसमें मोबिलिटी होती। वर्ग में मोबिलिटी होती है, जाति में मोबिलिटी नहीं होती। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय या बैकवर्ड या शूद्र नहीं हो सकता है। उसी तरह से दूसरी जातियों के बारे में कह सकते हैं। तो ये बदलाव आता नहीं है। तो इसलिए जो वो बदलाव कर रहे हैं, जो नई वर्ण व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मोबिलिटी है। और उससे भी बड़ी बात, जो पुरानी वर्ण व्यवस्था में जो आज तक चली आ रही है, उसमें सामंजस्य का अभाव है। आपस में आक्रामकता है, हॉस्टिलिटी है, प्रतियोगिता है, एक दूसरे को पछाड़ने की, आगे निकल जाने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की। वो जो सोच है, वो जो विचारधारा है, वो नई वर्ण व्यवस्था में नहीं है। तो इसलिए उसमें सामंजस्य की गुंजाइश ज़्यादा है। अब कांग्रेस पार्टी अतीत में जी रही है, लंबे समय से जी रही है,
वो अभी भी उसी वर्ण व्यवस्था, उसी जाति व्यवस्था से में फ़ायदा देख रही है, उसी में अपने लिए लाभ देखने की कोशिश कर रही है, उसी में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रही है। बिहार में जब जातीय गणना हुई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि इससे गरीबों के वोट का एक बड़ा द्वार उसके लिए खुलेगा और गरीब वर्ग और गरीब जातियां उसकी ओर अपने आप आकर्षित होती हुई चली आएंगी। ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो बात नरेंद्र मोदी की समझ में आ गई, मुझे लगता है इस देश के किसी राजनेता की समझ में नहीं आई कि ये जो पुरानी वर्ण व्यवस्था में जातियों का जो संबंध है वो स्थायी नहीं हो सकता। आप व्यवहारिक रूप से अगर देखना चाहें तो आप देखें, बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण ले लें। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से प्री पोल अलायंस किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस किया, समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा में प्री पोल अलायंस किया और समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में प्री पोल अलायंस किया। कोई भी अलायंस, कोई भी गठबंधन टिक नहीं सका। क्यों नहीं टिक सका? आखिर कोई तो कारण होगा। आप अगर अंकगणित की दृष्टि से देखें तो ये अलायंस जो है, ये गठबंधन बड़ा प्रभावी होना चाहिए और इसका चमत्कारिक असर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप चाहे 1993 का सपा और बसपा का अलायंस देख लें, दोनों के मिलने के बावजूद स्पष्ट बहुमत विधानसभा में नहीं मिला और बीजेपी से आगे भी नहीं निकल पाए। अकेले लड़कर भी बीजेपी एक ही सीट ज़्यादा मिली, लेकिन गठबंधन से एक सीट ज़्यादा मिली। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस किया कांग्रेस पार्टी के साथ, वो भी चला नहीं। फिर उसके बाद जो है बीजेपी से 2-3 बार जो है पोस्ट पोल अलायंस किया, मिलकर सरकार बनाई और फिर 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन किया। कोई भी गठबंधन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो गठबंधन हुआ उसमें शामिल जो जातियां हैं, जो सामाजिक समूह हैं, उनमें समरसता नहीं है, उनमें सामंजस्य नहीं है। नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आ गई, हालांकि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सामाजिक समीकरण को साधा, अति पिछड़ों का साथ लिया, उनको संगठन में, सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी दी, उनको पद दिए, उनका एम्पावरमेंट किया। लाभार्थी योजना के जरिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं थीं और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, राज्य सरकारों की योजनाओं के जरिए उनको जोड़ने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। इस सब के बावजूद उनको मालूम है कि ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। ये जातियाँ आपस में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं। देश में 3,000 से 25,000 है जातियों की संख्या, उनमें आपस में होड़ है, लड़ाई है और जातियों के बीच में भी। ब्राह्मणों में कोई अपने को एक वर्ग है जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे को कम मानता है। क्षत्रियों में, वैश्यों में, यहाँ तक कि शूद्रों में भी, जो दलित जातियाँ हैं उनमें भी कुछ जातियाँ अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ मानती हैं, अपने को मार्शल रेस मानती हैं और दूसरों को कमतर मानती हैं। तो इसकी वजह, और उसके अलावा जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और मंडलवादी पार्टियों को सत्ता मिली तो उसमें कुछ जातियां, यादव, कुर्मी, लोध, ये जो जातियां हैं जो संख्या में बड़ी हैं पिछड़ा वर्ग में, इनमें एक श्रेष्ठता का भाव था और इन्होंने जो अति पिछड़ी जातियां थीं उनको दबाने का काम किया, उनको उभरने नहीं दिया, उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो श्रेष्ठता का भाव है और सामंजस्य का अभाव है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरह से समझा। उनको समझ में आ गया कि हमने ये बना तो लिया है गठबंधन, ये सामाजिक समीकरण बना तो लिया है, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक टिका कर रखना मुश्किल होगा। जब वो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20, 25, 30, 35, 40 सालों तक जो है वो सत्ता में रहेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है एक स्थायी गठबंधन हो। और स्थायी गठबंधन वही हो सकता है जिसमें दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक इंटर क्लास मोबिलिटी और दूसरा सामंजस्य, और तीसरी बात आक्रामकता का अभाव। इसलिए उन्होंने जो नई वर्ण व्यवस्था बनाई है
युवा, महिला, किसान और गरीब, उसमें आपको कहीं ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। आपस में आक्रामकता नहीं दिखाई देगी, आपस में सामंजस्य का अभाव नहीं दिखाई देगा, बल्कि सामंजस्य की इच्छा दिखाई देगी। ज़्यादा से ज़्यादा सामंजस्य बने, इसकी ललक दिखाई देगी। इस बात को उन्होंने समझा। इस नारे को जब उन्होंने दिया तो बहुत से लोगों को लगा कि वो 2024 के लिए एक रणनीति बना रहे हैं और अपने विरोधियों के लिए, जो अपने विरोधियों को मात देने के लिए इस रणनीति पर चलकर 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी कोई भी काम तात्कालिक लाभ के लिए नहीं करते। वो काम करते हैं, उसका तात्कालिक लाभ मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उनका लक्ष्य बड़ा दूरगामी होता है। वो समाज में स्थायी बदलाव, स्थायी प्रभाव के लिए काम करते हैं और वो राष्ट्र के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं। विभाजन करके लोगों का साथ लेने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अगर वो पसमानदा की बात करते हैं तो उनके बहुत सारे समर्थक उनसे नाराज़ हो जाते हैं। उनको मालूम है कि ये जो एडवर्सेरियल रोल है, ये जो आपस में अगर दो संप्रदायों के बीच में, इसका दीर्घकाल में नुकसान ही होना, कोई फ़ायदा नहीं होना है। और इन सब को जोड़ने के लिए ज़रूरी है जो सरकार की नीतियां हैं उनकी डिलीवरी, उनके जो कार्यक्रम है उनकी डिलीवरी। उसी से विश्वास जगता है, उसी से उन्होंने विश्वास कायम किया है। उनकी जो सरकारी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनकी डिलीवरी जो है, उसी ने इंश्योर किया है उनकी विश्वसनीयता को, उनकी साख को। इसीलिए मोदी की गारंटी की जब वो बात करते हैं तो लोगों को पसंद आती है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। मोदी की गारंटी बाकी किसी भी गारंटी पर भारी इसीलिए पड़ती है कि उसकी विश्वसनीयता के पीछे एक ठोस आधार है, और वो है परफॉर्मेंस का, गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का। गवर्नेंस जो है वो आपस में जोड़ता है, गवर्नेंस आपस में लड़ाता नहीं। गवर्नेंस से लोगों में सामंजस्य की कमी नहीं आती, गवर्नेंस से मोबिलिटी की कमी नहीं आती। ये बातें नरेंद्र मोदी ने बहुत जल्दी पहचान ली थी और उसी के अनुसार अपनी पार्टी की नीतियां और विचारधारा और अपनी सरकार के कार्यक्रम उन्होंने बनाए। उनके विरोधी अभी उनकी राजनीति को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मात खाते हैं। 3 राज्यों के बारे में मैंने बताया, जिन 3 राज्यों में अभी बीजेपी जीती है। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और मंडलवादी पार्टियां, जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको लगा कि पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेलने से, जाति की गणना का कार्ड खेलने से उनका जनाधार बढ़ जाएगा, उनका वोट बढ़ जाएगा और वो बीजेपी को और मोदी को परास्त कर सकेंगे। ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों राज्यों में पिछड़ा वर्ग, दलित और जनजाति समूह की बात करें तो 80% से ज़्यादा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत हासिल हुई है, और ये ऐसे माहौल में, ऐसे समय में हुई है जब ये कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी शक्तियों द्वारा की जा रही थी कि जाति के आधार पर मोदी को परास्त किया जा सके। जाति की गणना का मुद्दा उठाकर, जिसकी जितनी आबादी उतना हक का मुद्दा उठाकर ये जो है वोट बटोरे जा सकते हैं। तो आप बांट कर वोट नहीं जोड़ सकते। विभाजन और विखंडन की ओर ले जाता है। और जो जातियों की संख्या मैंने बताई 3000 से 25,000 तक, इनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। इनमें जब प्रतिस्पर्धा होती है तो वो और बंटवारा होता है, तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा तो कोई होता नहीं है। ये बात मंडलवादी पार्टियों को समझ में अब तक आ जानी चाहिए थी, जो अब तक समझ में नहीं आई है। वो कांग्रेस की ही तरह अतीत जीवी हो गए हैं। वो 80 के दशक में जी रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से 80 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 1990 में लागू हुई, उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी थी और जो राजनीतिक लाभ उनको मिला, वो कास्ट सेंसस से वही लाभ उनको मिल सकता है फिर से। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है कि उससे आगे की रणनीति सोचने और उससे आगे की राजनीति और सबसे बड़ी बात उससे आगे की समाज नीति बनाने वाले
नरेंद्र मोदी इस समय देश के सर्वोच्च नेता हैं, जिनकी साख, जिनकी विश्वसनीयता, जिनकी लोकप्रियता का आज कोई मुकाबला करने वाला सामने नहीं है। और एक बड़ी बात और है कि ये जो नई वर्ण व्यवस्था है, ये गरीबी उन्मूलन में सबसे बड़ी सहायक बन सकती है। गरीबी उन्मूलन में जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें मददगार साबित हो सकती है। गरीबी उन्मूलन के लिए इनमें आपस में सामंजस्य, इनमें आपस में मोबिलिटी, ये जो है वो इंश्योर करेगी कि गरीबों की संख्या लगातार कम होती जाए, लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधरता जाए। इसके लिए ऊपर से जो नीतियां बनेंगी, सरकार की जो कार्यक्रम बनेंगे, उनको लागू करने में मदद मिलेगी। ये तोड़ने वाली शक्तियां नहीं हैं, ये विभाजनकारी शक्तियां नहीं हैं, ये जोड़ने वाली शक्तियां हैं। और इस शक्ति को पहचाना है नरेंद्र मोदी ने। एक दिन जब नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएंगे, जब उनके कार्यकाल का आकलन होगा, तब इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मोदी विरोध में उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो इस परिवर्तन को, इस बड़े बदलाव को देख नहीं पा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।